तो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, पैरामेडिकल के लिए आज हम लोग फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का इसमें जितना भी एमसीक्यू होगा वो आपको प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा इन तक देखना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे जल्दी जल्दी से। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम लड़ा दूंगा। आप सभी लोग टेंशन मत लो, पूरा एग्जाम आप सभी लोग फाड़ के आ जाओगे, एग्जाम के पेपर को फाड़ करके आ जाओगे। ऐसा मैं सीरीज चला दूंगा ना क्वेश्चंस का कि लड़ जाएगा। हाँ जी, तो आप सभी लोग वेट करो कुछ दिनों का, जब तक फॉर्म नहीं आया। अभी फॉर्म नहीं आया, इसी चलते धीरे धीरे चल रहा है हमारे इस चैनल पे भी। और जैसे ही फॉर्म का डेट आता है दोस्तों, वैसे ही आपका तैयारी धड़ाक से एकदम स्टार्ट कर दी जाएगी, गति को बढ़ा दिया जाएगा हमारे इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए, और जितना हो सके ज़्यादा आप सभी लोग इस लाइव सेशन को जोड़िए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, आंसर करने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग, ऑप्शन नंबर ए है मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी है हैजा, ऑप्शन नंबर सी है चेचक, ऑप्शन नंबर डी है मलेरिया। देखिए, ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों जो जल जनित रोग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हैजा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हैजा राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो लोग याद करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई चला रहा हूँ। यहाँ से लड़ने के चांसेस और रहने के चांसेस 100% रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा करने में और मज़ा आएगा, ठीक है। जो जितना बार पूछा गया उसको मैं बताते चलूँगा। तो यहाँ पे तो इसका हैजा हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे मधुमेह रोग आप लोग जानते होंगे, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। चेचक तो गंदगी में रहने के कारण होता है। मलेरिया मच्छर के काटने के कारण होता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछेगा। वो कैसे पूछेगा इसको भी बताऊंगा अभी। चलिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसका अनुवांशिक यूनिट होता है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रकीय झिल्ली में, या बी कहता है गुणसूत्रों में, या सी कहता है लाइसोसोम में, ऑप्शन नंबर डी कहता है कोशिका कला में। किसमें जीन होता है? हाँ जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए, जो लोग बी बता रहे हो ना उनका राइट है, बी ही राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्रों में, ठीक है। लाइसोसोम जीन में जो यूज होता है वो लाइसोसोम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइसोसोम नहीं होगा। यहाँ पे जो जीन कहाँ पे होता है ये पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये गुणसूत्रों में होता है, ठीक है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो हमारे शरीर में टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। यदि जोड़ा की बात की जाए तो जोड़ा 23 का हो जाएगा, ठीक है। यदि जोड़ा पूछे तो आपको 23 मारना है, यदि टोटल पूछे तो 46 मारना है। याद रखिएगा, इस सभी क्वेश्चन भी पूछता है। देखिए, अब जो घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा वो कुछ इस तरीके से पूछेगा कि अनुवांशिक की इकाई क्या है, ठीक है, या गुणसूत्रों की इकाई क्या है? तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, क्या है? जल्दी से बताइए, तो क्या है? गुणसूत्रों की यूनिट, अनुवांशिक यूनिट कौन सा है? हाँ जी, यहीं पे आंसर दिख रहा है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन। यहाँ पे लिख दिया है जीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर जीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मानव में रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। देखिए, मानव का जो रक्त होता है ना, रुधिर का दूसरा नाम रक्त होता है, रक्त का दूसरा नाम हम लोग खून के नाम से जानते हैं, जो कि जनरल भाषा में होता है। तो खून में कोलेस्ट्रॉल की संख्या सामान्य स्तर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 80-120 के बीच में होता है, और बी कहता है 120-140 के बीच में होता है, सी कहता है 140 से 180 mg के बीच में होता है, और डी कहता है 180 से 200 के बीच में होता है। हाँ जी, तो देखिए, यहाँ पे जो मानव रक्त में, खून में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है तो मैं बता दूं, रक्त में प्रोटीन और लिपिड से बने संरचनात्मक द्रव्य के रूप में मौजूद
कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ठीक है, किसमें? रक्त में प्रोटीन और लिपिड से बना संरचनात्मक द्रव्य, ठीक है, संरचनात्मक द्रव्य वही क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसका जो सामान्य स्तर होता है वो 200 से नीचे होता है, 200 से नीचे और 180 से ऊपर। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 180 से 200 के बीच में खून में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य स्तर होता है। वही ब्लड प्रेशर का कितना होता है? क्वेश्चन आ सकता है। बीपी यानी कि बीपी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का कितना होता है? जल्दी से बताइए तो। हाँ जी, ब्लड प्रेशर का स्तर कितना होता है? सामान्य स्तर, नॉर्मल, जिसका नॉर्मल सही माना जाता है बीपी। आजकल बीपी का बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ जी, 120/80। हाँ, ये इसका सामान्य स्तर है 120/80 यदि है तो उसका जो रक्तदाब है वो सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है दूध के किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु है। देखिए दूध के किण्वन के लिए उत्तरदायी जीवाणु, किण्वन किस विधि में होता है मालूम है? किण्वन किस विधि में होता है? जब दूध से दही के रूप में परिवर्तित होता है तो वहां पे उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किण्वन। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। वहां पे जब दूध से दही में परिवर्तन होता है तब, और वो दूध से दही में परिवर्तन होने का मेन कारण कौन है? वो है जीवाणु। और कौन सा जीवाणु है? ऑप्शन नंबर है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी है हेबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी है विबोब्रियो और डी है एजोटोबैक्टर। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो देखिए जो किण्वन में दूध के किण्वन में उत्तरदायी जीवाणु होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है। हाँ जी, ये याद कर लो, ये 2 बार पूछा गया है। 2 बार कहने का मतलब 2 ईयर में। ठीक है, ये 2 ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछ सकता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु से, बी कहता है विषाणु से, सी कहता है कवक से और डी कहता है शैवाल से। हाँ जी, तो याद रखना जो पेनिसिलिन है दोस्तों ये क्या है? एक दवा है। ये दवा ये देखा गया था जापानी बैंड में। ठीक है, यानी कि जापान में देखा गया था। और ये जो कि सबसे संक्रामक बीमारी गंभीर सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस या उसको कहो एक और जो बीमारी है स्टाफिलोकोकस, ठीक है, स्टाफिलोकोकस, ये बीमारी जो कि गंभीर बीमारी है इसके विरुद्ध कारगर है पेनिसिलिन, जो कि ये फंगस का होता है। ठीक है, यानी कि कवक का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है फंगस से, यानी कि कवक से। ठीक है, याद रहेगा ना? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर आपका पूछा जा चुका। आप सब प्रीवियस ईयर निकालो, देखो ये सब पूछा जा चुका है और याद करना आपको बनता है क्योंकि पूछ सकता है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 6 ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप लोग एकदम रट लो। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 3 ईयर में पूछा गया है और इस बार का चांस बन रहा है 4 ईयर का। तो ये इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आसान है। कहता है ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? यानी कि ताप को, टेम्परेचर को, हमारे शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है वो कौन सा भाग होता है? ऑप्शन नंबर ए है मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर बी है बेसिलम और सी है पीयूष संधि और डी है हाइपोथैलेमस। हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे सभी लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो। हाँ जी, हाइपोथैलेमस होगा यहाँ पे। देखिए याद कर लीजिए जिनको नहीं पता है। हाँ जी, ताप नियंत्रक केंद्र किस भाग में स्थित होता है? तो वो हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होता है। तो याद रखिएगा, अब से भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और आएगा भी। श्योर हो जाइए, 90% चांस है इस क्वेश्चन का आने का, 10% तो हमेशा रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है।
देखिए यदि आप लोग रंध्र का फिगर देखोगे, रंध्र रियल में तो नहीं देखोगे क्योंकि रंध्र बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हो, तो जो फिगर में आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें द्वार कोशिकाएं होती है। वो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। हाँ जी, जो द्वार कोशिकाएं होती है दोस्तों वो किडनी के आकार की होती है। देखिए कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। फिगर करेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है, ये ऐसे गोल रंध्र रहेगा और इसी का ये सटा हुआ रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये वाला जो होता है ये सटा हुआ रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है और यही बंद और चालू होता है, ठीक है, यही बंद और चालू होता है, जिसके कारण रंध्र कभी खुलती है कभी बंद होती है, रंध्र खुलती है और बंद होती है। तो इसमें 2 कोशिकाएं हो गई। कितनी हो गई? एक ये वाला और एक ये वाला। तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 2 गो द्वार कोशिकाएं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वार कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? एकदम फिगर से समझो, बढ़िया से समझो, एकदम कभी नहीं भूलोगे। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं 2 बार पूछा गया है, 2 बार। एक बार 2019 में पूछा है और एक बार शायद 2015 में पूछा है, ठीक है, 2015 में पूछा है। तो ये 2 बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? देखिए जीवाणु जनित, उस समय जल जनित रोग था, अब जीवाणु जनित रोग कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है खसरा, ऑप्शन नंबर बी है चेचक, ऑप्शन नंबर सी है रेबीज, ऑप्शन नंबर डी है क्षय रोग। हाँ जी, आंसर क्या होगा? चलिए देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होता है, देखिए जीवाणु के कारण उत्पन्न रोग को हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्षय रोग। रेबीज आपको पता है और चेचक के बारे में पता है, खासरा रोग पता है। ये रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, चेचक हमारे शरीर में गंदगी वगैरह कह सकते हो, या एंटी जो प्रतिरोधी होती है वो घट जाने से भी हो जाता है। और चेचक हमेशा जीवन में एक ही बार होता है दोस्तों, ऐसा मानना है हम लोगों का, ठीक है, एक ही बार होगा, ज़्यादा बार नहीं होगा, 2 से 3 बार नहीं होगा, मात्र एक बार होगा, फिर उसके बाद कभी नहीं होगा। और ये क्षय रोग है दोस्तों, ये जीवाणु जनित रोग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कभी भी सुना होगा चेचक, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी माता छोटी माता, ये इसी के चिकन पॉक्स के अंदर ही आता है, चेचक के अंदर ही आता है। ठीक है, दवा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मरूदभिद पौधे का लक्षण है। ये देखिए, ये जो चेचक है ना, ये फैलता भी है, ठीक है, याद रखना, ये चेचक जो है ये फैलता भी है। तो किसी के संपर्क में यदि आप लोग खाते हो, उसके साथ रहते हो, तो ये चेचक फैल भी सकता है, आपको भी हो सकता है। तो जिसके पास भी चेचक होया रहे, आप उसके नज़दीक न जाए, ठीक है, उसके साथ कोई भी मिलाव न रखें, तो आपके लिए सेफ्टी होगा। चलिए इसी तरीके से कोरोना वायरस तो उसके संपर्क में आते ही, अगर 1 मीटर की दूरी पे नहीं रहते हो तो आपको भी हो सकता है, यदि कोरोना ग्रसित व्यक्ति है 1 मीटर की दूरी पे है, विदाउट मास्क तो कभी निकलना भी मत। हाँ जी, मरूदभिद पौधे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है विकसित जड़, ऑप्शन नंबर बी है वायु तक, ऑप्शन नंबर सी है मोटा रंध्र, ऑप्शन नंबर डी है सभी। मरूदभिद ये भी आपका प्रीवियस ईयर है, पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। हाँ जी, आंसर क्या होगा? तो चलिए देखिए, मरूदभिद पौधे का लक्षण नहीं है, तो वो है वायु तक। ठीक है, याद रखिएगा क्या जी, वायु तक, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर भी बता रहे हो बहुत अच्छा जी, हाँ जी राइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? वायु तक। मरूदभिद पौधे का लक्षण कौन सा नहीं है? तो वायु तक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मानव में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? मानव शरीर में दूध के पाचन की आरंभिक क्रिया किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन, और सी है रेनिन, और डी है पेप्सिन। हाँ जी, आरंभिक क्रिया कह रहा है, ठीक है, पूर्णता नहीं, आरंभिक, यानी कि शुरुआती क्रिया किसके द्वारा किया जाएगा? जब हमारे शरीर में दूध पहुंचेगा लीवर में, अमाशय से होते हुए लीवर में, लीवर से होते हुए पेट में, ठीक, तो उसका पाचन सबसे पहले दोस्तों किससे होगा? वो हो जाएगा रेनिन से। ठीक है, रेनिन के द्वारा होगा सबसे पहले आरंभिक पाचन, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।
और जो लोग हमारे साथ नए होंगे वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।